हे गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ऑल माइनिंग एग्जाम्स। ये है पार्ट नंबर 6। ठीक है, और चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब ज़्यादा बिना किसी देरी के। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको अभी बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं कि यार हमारे कोर्सेज में गेट का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। 2023 का रजिस्ट्रेशन चालू है। वहाँ पे पहले 10 बच्चों को फर्स्ट 10 कूपन कोड यूज़ करके हैवी डिस्काउंट मिलेगा, है ना। और ये जो क्लासेस हैं, रजिस्ट्रेशन अभी से चालू है, क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी 1 जुलाई से। ओके, तो फैकल्टीज सारी रेडी हैं, पढ़ाना है आपको और तगड़े से इस बार गेट का एग्ज़ाम भी हम क्रैक करेंगे। जिस तरीके का आपका तगड़ा रिस्पांस रहा है मेरे ऐप पर, उसको देखते हुए हम लोग अब और डेवलप करेंगे और आगे बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही जिसको माइनिंग सरदार और ओवरमैन का डेमो क्लास चाहिए या फिर किसी भी सीएमआर वगैरह कुछ भी का किसी का भी डेमो क्लास चाहिए तो 99 रुपीज़ में डेमो क्लास अवेलेबल है। ठीक है, ट्रायल क्लासेस अवेलेबल है जिसको आप जाके आप ऐप में डाउनलोड करके आप वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, 2 दिन के अंदर आप पूरा का पूरा देख सकते हो किस तरह की चीज़ें हम धीरे धीरे वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इफ द माइन वेयर इन 1600 पर्सन्स आर ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, द नंबर ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर एज पर रिक्वायर्ड एज पर रूल 29 ऑफ माइंस रूल 1955। बोलता है कि अगर किसी माइंस में 1600 बंदे काम कर रहे हैं, 1600 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने रखे जाएंगे। तो कितने रखे जाएंगे, देखो क्या है वर्कमैन इंस्पेक्टर का, 500 आदमी पे 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर, अलग अलग फील्ड के होंगे, एक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एक माइनिंग का। ठीक है, 3 बंदे हो गए। फिर बोलता है कि हर 1000 पर क्या होगा, एक और वर्कमैन इंस्पेक्टर रखा जाएगा जो कि किस फील्ड का होगा, माइनिंग फील्ड का होगा। तो अब यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा कि 3 तो हैं पहले से और 1600 हो गया, मतलब 1000 और हो गया। तो इसका मतलब कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर हो गए, 1000 क्रॉस कर चुका है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 एंड ऑप्शन नंबर डी 5। टोटल कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर होंगे, 4 वर्कमैन इंस्पेक्टर। 3 पहले से थे, 1000 होने के बाद दे लिया हमने। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि ये बोलता है एमएमआर 1961 के रेगुलेशन नंबर 106 के अनुसार कोई भी नो ट्री, लूज स्टोन और डेब्रिस शैल रिमेन विद इन डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द एज और साइड ऑफ द एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का जो साइड है या फिर जो भी एज है उससे कितने मीटर की दूरी तक किसी प्रकार का कोई भी ट्री या फिर लूज स्टोन या फिर डेब्रिस नहीं होने चाहिए, कोई पत्थर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो कितने मीटर तक। ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर के भीतर, ऑप्शन नंबर बी 4 मीटर के भीतर, ऑप्शन नंबर सी 3 मीटर के भीतर, ऑप्शन नंबर डी 2 मीटर के भीतर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 मीटर के भीतर। वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर्स दे सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ। तो इफ द परसेंटेज ऑफ फ्री रेस्पिरेबल सिलिका प्रेजेंट इज 10% इन द एटमॉस्फेयर, what is the permissible limit of free silica in milligrams per cubic meter of air sampled। देखो अगर आपको यहाँ पे क्या दे दिया, फ्री सिलिका परसेंटेज दे दिया है। ठीक है, फ्री रेस्पिरेबल सिलिका का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। बोला कि परमिसिबल लिमिट अपनी माइंस का जो है तो आप कैलकुलेट करो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 क्यूबिक मीटर हवा में, उससे ज़्यादा जो है तो सिलिका मतलब क्या नहीं होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली देखो हमें रेगुलेशन में क्या बोला है। अगर मैं आपको सीएमआर में पहले बताता हूँ, सीएमआर में क्या बोला है, 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा डस्ट नहीं होना चाहिए अगर सिलिका का परसेंटेज 5% से कम है। लेकिन वहीं पे अगर सिलिका का परसेंटेज 5% से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय जो भी सिलिका का परसेंटेज रहेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, 10 डिवाइडेड बाय जो भी सिलिका का परसेंटेज रहेगा। ठीक है, मान लो सिलिका का परसेंटेज 10% आ गया कोल माइंस में। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, 10 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका सिलिका का परसेंटेज कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो मतलब सिलिका का नहीं, डस्ट का परमिसिबल लिमिट कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, मतलब 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं एमएमआर की बात करूं, 1961 एमएमआर, इसमें ये बोलता है कि अगर 5% से ज्यादा सिलिका का परसेंटेज हो जाता है तो उस केस में
आप जितना भी सिलिका का परसेंटेज रहेगा 5% से ज्यादा, उस केस में आप क्या करोगे, 15 को डिवाइड करोगे। वहां पे हम 10 को डिवाइड कर रहे थे सिलिका के परसेंटेज से, यहाँ पे हम 15 को डिवाइड करेंगे सिलिका के परसेंटेज से। तो यहाँ पे सिलिका का परसेंटेज दिया है 10, 15 को डिवाइड कर दो 10 से, 15 को भाग दे दो 10 से, तो क्या आ जाएगा 1.5। आंसर आपके सामने है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा आप ध्यान से आप करिएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस दिया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि ये बोलता है एज पर 173 of MMR 1961 the hydraulic test of the air receiver to be done at a pressure of at least dash times the maximum permissible working pressure। बोल रहा है कि MMR 1961 के अनुसार, जो रेगुलेशन नंबर 173 है, उसके अनुसार ये बोलता है कि अगर किसी भी एयर रिसीवर का हाइड्रोलिक टेस्ट करना है, तो भाई हाइड्रोलिक टेस्ट अगर करते हो तो उसके ऊपर कुछ तो प्रेशर अप्लाई करोगे। तो कम से कम कितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे, कितने गुना ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे, जो भी उसका मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर है ना, उससे कितने गुना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करके उसका टेस्टिंग करोगे। 2 गुना, 2 टाइम्स ज्यादा, या फिर 2.5 गुना ज्यादा, 2.5 टाइम्स ज्यादा, या फिर 3 टाइम्स ज्यादा, या फिर 1.5 टाइम्स ज्यादा, 1.5 गुना ज्यादा, ठीक है। अब इतना बिना प्रेशर डाल देना के पीछे को जाए वो, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना ज्यादा। ये आपका सीएमआर में भी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके में ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी रिटेन्ड फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। जो भी बंदे का, किसी भी बंदे के मेडिकल सर्टिफिकेट की यहाँ पे बात कर रहा है, तो किसी बंदे का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, जिस दिन उस बंदे का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, उस मेडिकल एग्जामिनेशन से अगले 5 साल तक उसका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है तो माइंस ऑफिस में रखा रहना चाहिए, पहली चीज। दूसरा ऑप्शन, मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी रिटेन्ड एज लॉन्ग एज द पर्सन इज एम्प्लॉयड इन द माइन। बोल रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, किसी भी बंदे का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो माइंस में तब तक रहेगा जब तक, माइंस ऑफिस में तब तक रहेगा जब तक वो बंदा माइंस में नौकरी कर रहा है। तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या बोलता है मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज द पर्सन एम्प्लॉयड एंड 10 years देयर आफ्टर। बोल रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी बंदे का तब तक रहेगा माइंस में, माइंस ऑफिस में, जब तक कि वो बंदा नौकरी कर रहा है, प्लस उसके नौकरी छोड़ने के 10 साल बाद तक भी उसका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है तो माइंस ऑफिस में रखा रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी चलिए देखते हैं। बोलता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज द पर्सन एम्प्लॉयड एंड 5 years देयर आफ्टर। जब तक बंदा काम कर रहा है तब तक उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होने ही चाहिए, और उसके नौकरी छोड़ने के अगले 5 साल तक उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ही उसके मेडिकल सर्टिफिकेट को हम माइंस ऑफिस में से हटा सकते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। जिसने थरली पढ़ा होगा तो उसको तो पता ही होगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो है तो कितने समय के लिए रखा जाता है, जब तक बंदा नौकरी करता है तब तक, प्लस उसके बाद 10 साल तक और, ठीक है, उसके नौकरी छोड़ने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या बोलता है द एनुअल रिटर्न्स सबमिटेड टू द डीजीएमएस एज पर। ये तो फुद्दू क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं। हाँ तो ऑप्शन देखते हैं, फॉर्म नंबर 1 में आप दोगे एनुअल रिटर्न, या फॉर्म 2 में दोगे एनुअल रिटर्न, या फिर फॉर्म 3 में दोगे एनुअल रिटर्न, या फिर फॉर्म 4 में एनुअल रिटर्न दोगे। तो फुद्दू क्वेश्चन है तो आंसर तो आप दे ही दोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फॉर्म 3 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्पिटेंट पर्सन। इनमें से कौन से बंदे कॉम्पिटेंट पर्सन है। ब्लास्टर एक कॉम्पिटेंट पर्सन है कि नहीं है, व्हील लोडर ऑपरेटर कॉम्पिटेंट पर्सन है कि नहीं है, टिपर ऑपरेटर कॉम्पिटेंट पर्सन है कि नहीं है। भाई कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है, 20 साल से ज्यादा की उम्र होनी चाहिए, प्लस उसके जो एक पर्टिकुलर काम दिया जा रहा है वो पर्टिकुलर काम वो करे, ठीक है। ब्लास्टर भी वही काम करता है, पर्टिकुलरली एक काम करता है। व्हील लोडर ऑपरेटर भी एक पर्टिकुलर काम करता है, टिपर ऑपरेटर भी एक पर्टिकुलर काम करता है कि भाई अपना टिपर चला रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 फुदकते हुए आ रहा है हमारे सामने, जिसमें कि बोलता है कि डीजीपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 8 डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशन सेट, या फिर ऑप्शन नंबर बी डिजिटल जियो पोजीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी डाटा जियोमेट्रिक पोजीशनिंग सिस्टम, एंड ऑप्शन नंबर डी डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, पोजीशनिंग, हाँ ठीक है। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा। अच्छा बताओ, जीपीएस का, जीपीएस यूज करते हो अपने मोबाइल में, क्या फुल फॉर्म है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, है ना। अब उसको डिजिटल तो यहाँ पे करोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, ठीक है। डिजिटल तो दिया नहीं है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के हिसाब से, तो डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है तो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें क्या बोलता है, माइनर डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक ड्यूरिंग हिज ड्यूटी आवर्स विदाउट एनी इंजरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू। हाँ, बोलता है कि अगर कि कोई बंदा जो है तो माइंस में काम करते करते एक हार्ट अटैक आया, वो मर गया, ठीक है, मर गया वो, तो ड्यूटी आवर्स में वो मरा है, ठीक है, ध्यान रखना ड्यूटी आवर्स में मरा है और उसको किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं हुई है। तो बोल रहा है कि ये जो 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। मतलब उसको अब ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है, इट इज कंसिडर्ड एज नेचुरल डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक इश्यूज, हार्ट इश्यूज, मतलब इसको हम एक नेचुरल डेथ कंसिडर करेंगे हार्ट इश्यूज के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये बोलता है ये एक एक्सीडेंट है जो कि माइंस में हुआ है, पक्का। ऑप्शन नंबर सी, हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है तो डीजीएमएस को देंगे, ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, इफ द पोस्टमार्टम रिपोर्ट फेल्स टू सबमिट टू डीजीएमएस इट इज कंसिडर्ड एज एक्सीडेंट इन द माइन। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है तो मैनेजमेंट ने डीजीएमएस को नहीं दिया, तो उस केस में मैनेजमेंट कौन, मैनेजर, ऑनर, एजेंट और मैनेजर की जिम्मेदारी होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजना। तो अगर ये डीजीएमएस को नहीं दिया गया तो उस केस में इसे एक्सीडेंट माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि इसे एक नेचुरल डेथ कंसीडर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी जाती है। ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं भेजी गई तो इसे एक्सीडेंट माना जाएगा। भाई एक बैरियर तो लगा के रखा है ना डीजीएमएस ने, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है कि इसे एक एक्सीडेंट कहा जाएगा, माइंस में जो एक्सीडेंट हुआ है वो माना जाएगा, तो इसे एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा बाबू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जुपुर कर लिए थोड़ा, हाँ चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें क्या बोलता है द बेंच हाइट इज 6.6 मीटर। हाँ देखो कैलकुलेशन फटाफट कर लेना, बेंच की हाइट है 6.6 मीटर, हाँ लेकिन इस 6.6 मीटर में सब ग्रेड ड्रिलिंग भी एडेड है, सब ग्रेड ड्रिलिंग भी एडेड है, ठीक है। तो 6.6 मीटर का होल मारे हो, डेप्थ का होल मारे हो, जिसमें कि जो है तो सब ग्रेड ड्रिलिंग एडेड है। स्पेसिंग दिया है 4 मीटर, बर्डन दिया है 5 मीटर और जो पत्थर की डेंसिटी, जो रॉक की डेंसिटी है वो है 2। तो एक्सप्लोसिव यूज किया जा रहा है 24 kg। पाउडर फैक्टर क्या होगा बताओ, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, कैलकुलेट कैसे करोगे, जिससे बनता है तो वीडियो पॉज करके अभी आप कैलकुलेशन कर लो, आंसर बता देना, ठीक है। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, 6.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, फिर 5 से, फिर 2 से, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि उसमें बोल रहा है सबग्रेड ड्रिलिंग एडेड है, तो सबग्रेड ड्रिलिंग मान लीजिए 0.6 मीटर है, तो उसमें आप 6 को कंसिडर करो, तो आपके होल की डेप्थ कितनी हो गई, 6 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, क्या आ जाएगा, रुक जाओ एक सेकंड मैं भी देख लूं, हाँ 240 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 240 आया है, 240 टन आया, ठीक है। अब हमें पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला में क्या बोलता है कि जितना भी हमने प्रोडक्शन किया है टन्स में डिवाइडेड बाय जो भी एक्सप्लोसिव हमने केजी में यूज किया है, तो 240 टन डिवाइडेड बाय 24 kg, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10 जो है तो पाउडर फैक्टर आपका यहाँ पर आ जाएगा। कुछ लोगों को 11 भी आएगा, ठीक है। तो 11 करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि सबग्रेड ड्रिलिंग को हम इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्शन नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और देखो मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ कि भाई इसमें जो बेंच की हाइट है, जो होल की डेप्थ को और स्पेसिंग को और जब बर्डन को, तीन चीज़ों को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू क्या हो गया, 6 इंटू 4 इंटू 5, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, 120 मीटर क्यूब मिलेगा, मतलब हमें वॉल्यूम मिल रहा है, आयतन मिल रहा है। अब इस आयतन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, टन्स में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम वॉल्यूम मिल जाता है तो हम उसको टन्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी पत्थर की डेंसिटी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेंसिटी आपको दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो जो भी बोल लो, है ना। तो इसमें आपको क्या हो जाता है कि आपको पूरा का पूरा टन्स में आ जाता है आंसर, ठीक है। तो 240 डिवाइडेड बाय 24 आ जाएगा 10, पाउडर फैक्टर आपका है 10, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा बहुत याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थे मेरे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करो यार, और सब्सक्राइब तो कर ही दो, आ ही गया होगा छोटू सा आपका बटन लुपुर झुपुर करते हुए ब्लू कलर का,
ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और ऐप जरूर डाउनलोड करो यार, ठीक है। ऐप डाउनलोड करोगे और फायदा होगा और अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको, बिल्कुल हर एक चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे। हाँ थोड़ा पैसा तो लगेगा यार, मेहनत तो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो